बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हमने आपको ये बताया था कि अमरीकी मवासलाती इदारे एक्स या साबिका ट्विटर की तरफ से अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के ऊपर यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब उसको खोल दिया गया है। और अब इस वक्त यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से जो ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है हौसियों की, जिसमें एक बार फिर यमनी हौसियों ने इसराइल के इलाके याफा या तेल अबीब के नज़दीक 2 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया है। इस हवाले से अपडेट्स सामने आ रही हैं। क्या इत्तलात हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या स्टेटमेंट इस वक्त जारी हुआ है यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से, इसकी तरफ लिए चलते हैं। द UAV फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरीड आउट अ स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग 2 Israeli military targets in the occupied area of Yafa यूजिंग 2 याफा ड्रोन्स। अब एक बार फिर ये कार्रवाइयों का सिलसिला इसराइल में दोबारा शुरू हो चुका है। इससे पहले जो कार्रवाई पिछले 48 घंटों के अंदर की गई, उसमें एक बार फिर बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी स्ट्राइक ग्रुप USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ साथ जो उसके कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स या वॉरशिप्स हैं उनको निशाना बनाया गया था, जिसके अंदर यमन के इलाके हुदैदा से टारगेट किया गया था। क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे, जबकि ड्रोन्स इस्तेमाल किया गया था इन अमरीकी तैयारा बरदार जहाज और उसके स्ट्राइक ग्रुप के खिलाफ। अब जो कार्रवाई हुई है पिछले 24 घंटों पहले, इसमें इसराइल के उन इलाकों को, यानी फिर जिसमें उसका दारुल हुकूमत तेल अबीब और इसके साथ साथ जो उसके नज़दीक तरीन इलाके हैं, और कुछ इत्तलात तो ये भी सामने आ रही हैं कि ये जो टारगेट इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से किया गया था, ये जो ड्रोन याफा नामी दागे गए थे, ये ड्रोन इसराइल की जो गलीलोत के अंदर उसकी जो फौज का हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया गया है यमनी हौसियों की तरफ से। और इस वक्त काबिल गौर बात ये भी सामने आ रही है कि इस वक्त ये कसीर तादाद थी ये ड्रोन्स की, जो कि यमन से, यानी फिर एक से ज़्यादा तादाद में ये ड्रोन्स दागे गए थे यमन से, और इनका निशाना जो था वो जाफा के नज़दीक गलीलोत का इलाका था, या वहाँ की मिलिट्री तनसीब या इसराइली वज़ारत दिफा की बिल्डिंग जो गलीलोत में मौजूद है वो था। लेकिन इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इनमें से कुछ ड्रोन तो ऐसे हैं जो कि उस इलाके तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं, कुछ को जो है वो उर्दन के एयर डिफेंस सिस्टम में शॉट डाउन किया है और वो उर्दन के इलाके में गिर चुके हैं। और फिर ये वाज़ेह हो चुका है कि इसराइल के दिफा में किस तरह से ये अरब मुल्क उर्दन उठ के सामने आया है कि जिसने यमनियों की ये कार्रवाइयाँ, जो कि इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में कर रहे हैं। और यानी फिर यमन ने जो कार्रवाई की थी इसराइल के ऊपर, इसमें यमन का अपना मफाद तो शामिल नहीं था। ये वो तमाम कार्रवाइयाँ हैं जो कि उन्होंने एक स्टैंस लिया हुआ है और अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे इसराइली तंजीबात को जिस तरह से निशाना बना रहे हैं। अब इस वक्त इसराइल के दिफा पे एक ऐसा अरब मुल्क उठ के सामने आया है जिसने इस वक्त इस मंजर में काफ़ी अरसे के बाद पहली दफ़ा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए यमन से दागे जाने वाले ड्रोन को अपनी फ़िज़ाई हुदूद में तबाह किया है। और इस वक्त कुछ ड्रोन के जो मलबे हैं वो उर्दन के शहरों के अंदर मौजूद हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त मुसलमान या अरब ममालिक बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर पुष्ट पनाही फराहम कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी तरह की माली मुआवनत हो या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या इसके साथ साथ मॉरल सपोर्ट हो। जिस तरह से इस वक्त देखने में सामने आया है कि उर्दन ने इस वक्त, उर्दन की एयर डिफेंस सिस्टम ने यमन से दागे जाने वाले इन ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो कि इसराइल के इलाकों में पहुंचने में कामयाब हुए हैं और अपने अहदाफ को हिट करने में भी कामयाब हुए हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप YouTube पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और अगर Facebook पे हमारी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिए ताकि कोई भी अहम अपडेट आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि आज हफ्ते का दिन ओमान के शहर मस्कत में एक ऐसी मीटिंग थी जो कि अमरीका और इसके साथ साथ ईरान के मंदूबीन या ईरान की हाई लेवल कमान या ईरान के वफूद के दरमियान थी। अब इस वक्त ईरान की वजारत ख़ारजा की तरफ से इस मीटिंग के अहवाल के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त ये तो वाज़ेह नहीं है कि इसके क्या अगराज़ व मकासद सामने आए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ ने इस मीटिंग की सरबराही की थी, जबकि ईरान की तरफ से ईरान के वजारत ख़ारजा सैयद अब्बास अरग़ची ने इस मीटिंग की जो है वो अपने वफूद की सरबराही की थी। अब इस वक्त ईरानी वजारत दिफा की तरफ से ये वाज़ेह स्टेटमेंट जारी हो चुका है जो कि ईरान के मौक़िफ़ को वाज़ेह कर रहा है। Iranian Foreign Ministry, we do not expect to hold long talks with the United States in the Sultanate of Oman। अब ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो स्टेटमेंट शाया हुआ है ये वाज़ेह कर रहा है कि इस वक्त ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ये नहीं समझती कि जो सल्तनत ओमान में
امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ یا پھر عمان کی جو فارن منسٹری تھی ان بات چیت کے اندر انوالو تھی اور پیغام رسانی کا سلسلہ ان کے ذریعے کیا جا رہا تھا۔ اب ایرانی فارن منسٹری کی طرف سے ایک واضح اسٹیٹمنٹ جاری ہو چکا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا یہ اب عمان میں زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، یعنی پھر اس کا مقصد یہی ہے کہ ایران نے جس طرح سے پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ کے کسی بھی دباؤ کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر امریکہ نے کوئی بھی ایسی چال چلی یا پھر ایسا منافقانہ رویہ اپنایا تو پھر وہ اس ڈیل کو یا اس بات چیت کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے اس اسٹیٹمنٹ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا یہ ناکام رہا ہے اور اب ایرانی کسی بھی طرح عمان میں نہیں رکیں گے اور اس بات چیت کے مرحلے کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ یعنی پھر یہ جو نیوکلیئر کے حوالے سے تہران نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے جو باتیں ہونی تھی اور پھر امریکہ نے یہی کہا تھا کہ اگر ٹیبل ٹاکس نہیں ہوتی تو پھر ایران پہ ایک باضابطہ حملہ کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت یہ بیان تو یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو ٹیبل ٹاکس تھیں، یہ جو مذاکرات تھے یہ ناکام رہے ہیں اور ایران اس کو جو ہے اب آگے کی طرف لے کے نہیں جایا جاتا۔ تو اب یہ آنے والا وقت بھی تجویز کرے گا کہ اس وقت کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، یا یہ اس وقت صرف ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف، اور وہ پریشر اسی وجہ سے بلڈ اپ کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح ایران کو نیوکلیئر ٹاکس کے لیے ٹیبل پہ لا کے بٹھایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ایک ٹیرف وار شروع کی گئی، ایک تجارتی جنگ شروع کی گئی، اب اس سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یا اس کے اندر بہت ساری چیزوں یا بہت ساری کوموڈیٹیز کے اوپر اب چھوٹ دینے کا سلسلہ امریکی ایڈمنسٹریشن یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بالکل تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے۔ خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ's ایڈمنسٹریشن exempted smartphones, computer and other electronics from its so-called reciprocal tariffs, potentially cushioning consumers from sticker shock while benefiting electronic giants including Apple and Samsung Electronics۔ ساتھ ہی ساتھ بیجنگ کی طرف سے بھی اس وقت ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے ان تمام ممالک کے لیے کہ جو اس وقت یعنی ان دنیا کے غریب ممالک ہیں، اس ٹریڈ وار سے ان پہ کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے۔ بیجنگ wants serious harm to poor countries. Chinese Commerce Minister Wang Wentao warned that US tariff would cause serious harm to poor countries۔ اب ایک طرف تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے چھوٹ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس سے پہلے جو بلند و بانگ ٹیرف لگائے جا رہے تھے، بڑے بڑے ٹیرف، یعنی یہاں تک کہ امریکہ کی طرف سے چائنا کی پروڈکٹس کے اوپر 145 سے 150% تک ٹیرف لگا دیا گیا تھا، لیکن اب امریکی ایڈمنسٹریشن یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ بالکل لیٹسٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ اب چائنا سے درآمد کیے جانے والے اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ڈیوائسز کے اوپر ان ٹیرف کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی پھر اب تک 145% ٹیرف امریکہ نے جو چائنا کی پروڈکٹس کے اوپر لگایا تھا وہ دوسری پروڈکٹس ہوں گی، اور پھر چائنا سے جو بھی پروڈکٹ جس میں اسمارٹ فون شامل ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرانک سامان ہوگا اس کو کسٹم جو ہے وہ اس ٹیرف کے زمرے میں نہیں لائے گی، اور وہ کسٹم سے اسی طرح یا آسانی سے کلیئر ہو جائیں گے۔ واضح طور پہ اس فیصلے سے ایک طرف تو امریکی کنزیومرز کی تھوڑی سانسیں بحال ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جو لاگت تھی ان تمام الیکٹرانک آئٹمز کی اور ان ٹیرف لگنے کے بعد وہ ایک دم سے بڑھ جانی تھی، وہ اب کنٹرول میں آئے گی۔ دوسری طرف امریکہ کے اس ایڈمنسٹریشن کا یہ جو فیصلہ ہے، جو امریکی ٹیک جائنٹ ہیں جس میں سر فہرست ایپل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیمسنگ ہے، ان کو ایک طرح کا ریلیف فراہم کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یعنی پھر انڈر دی ٹیبل کوئی ڈیل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس وقت ایپل اور سیمسنگ یعنی یہ جو دو بڑے ٹیک جائنٹ ہیں اور جن کی ایک کثیر مارکیٹ اس وقت امریکہ میں موجود ہے اور ان کا سامان بن کر آتا ہے چائنا سے، تو ان کو جو ہے ایک ریلیف دیا جا رہا ہے کہ چائنا سے جو بھی پروڈکٹ ایپل یا سیمسنگ یا اس دوسری کمپنیوں کی بن کے آئیں گی یا پھر مائکرو پروسیسر جو ان کمپنیوں کے بن کے آئیں گے، وہ چائنا میں بغیر ٹیرف کے پہنچیں گے اور کسٹم اس پہ کسی بھی طرح کی ڈیوٹی عائد نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیجنگ کی اگر بات کریں تو اس وقت بیجنگ کے کامرس منسٹر وینگ وینٹاؤ کا ایک واضح بیان شائع ہوا ہے کہ اس وقت امریکہ جس طرح کی پالیسیاں اپنا رہا ہے، اس وقت ویسے تو 90 دن کا ایک پاز لگا دیا گیا ہے اور صرف 10% ٹیرف ہوگا ان تمام درآمدات پر جو کہ ان ممالک سے امریکہ جائیں گی، لیکن اس کے بعد اگر یہی ٹیرف کی جنگ اسی طرح ریسیپروکل ٹیرف چلتے رہتے ہیں اور امریکہ ان ممالک پہ، ایسے غریب ممالک پہ کہ جن کی معیشت بہت کمزور معیشت سمجھی جاتی ہے، ان پہ اگر ٹیکس لگایا جاتا رہے گا تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں، یعنی پھر بہت
ज़्यादा जो है उनको, उन ममालिक को, ऐसे गरीब ममालिक के जिनका GDP बहुत कम है या फिर जिनका इन्हिसार अमरीकी मार्केटों में माल एक्सपोर्ट करने पर ही है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही साथ इस वक्त इसराइली मीडिया जो है सूडान के ऊपर नजरें जमाए बैठा है और कुछ ऐसी खबरें शाया हुई हैं सूडान के हवाले से कि सूडान में एक ऐसा अंडरग्राउंड टनल सिस्टम मुतारिफ किया गया है या ढूंढ लिया गया है, उसकी इमेजेस शाया की गई हैं इसराइली मीडिया की तरफ से, जिसको मंसूब किया जा रहा है कि ये अंडरग्राउंड टनल सिस्टम सूडान में ईरानियों ने बनाया है और जिस तरह का इसका तर्ज तामीर है वो इसको बिल्कुल मुशाबे कर रहा है कि जिस तरह की टनल जिस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है, जिस तरह के मिसाइल बंकर्स ईरानियों ने अपने इलाकों में बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जिस तरह के ऐसे बंकर यमन में पाए गए हैं जहां पर इस वक्त यमनी हौसी अपना असलहा रख रहे हैं। तो इस वक्त इसराइली मीडिया के मुताबिक सूडान में भी ऐसा ही एक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ है जिसके बहुत सारे एग्जिट्स हैं एक तरफ तो, और फिर उसका बनाने का अंदाज बिल्कुल इसी तरह का है या उसका कंस्ट्रक्शन पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ईरान अपने बंकर्स को बनाता है। तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, अ ह्यूज अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स इन सूडान presumably built by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The underground base has 12 different entrances. It is located deep underground and is heavily fortified, modeled after Iranian missile base. अब एक तरफ तो इब्रानी सोर्सेज ये बात क्लेम कर रही हैं कि सूडान के अंदर इस तरह का एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम दरियाफ्त किया गया है जिसका एक तरफ तो 12 उसके जो है वो दरवाजे हैं या 12 उसकी दाखिली या खारजी रास्ते हैं, जिसके साथ साथ जो उसका पैटर्न है वो मुकम्मल तौर पे इसको मुशाबे करता है उन तमाम पैटर्न से जो कि इससे पहले ईरानियन मिसाइल फैसिलिटी के हवाले से देखने में सामने आए हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, इस वक्त जो सोर्सेज इल्ज़ाम लगा रही हैं वो ये लगा रही हैं कि ये जो फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं सूडान में, दरियाफ्त हुई हैं, ये ईरान की पासदाराना इनकलाब फोर्सेस की तरफ से बनाई गई हैं। यानी फिर ईरान पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में ईरान सूडान की ज़मीन को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर इसका नतीजा निकाला जाए और ये फर्ज कर लिया जाए कि ये बंकर जो कि अंडरग्राउंड सूडान में बनाए गए हैं वाकई ईरान ने बनाए हैं, ईरानी पासदाराना इनकलाब इसके बनाने के अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर ये इस्तेमाल किसके खिलाफ होंगे? देखा जाए कि पिछले काफ़ी सालों से इसराइली एयर स्ट्राइक सूडान के इलाकों पे होती आई हैं और उनको जो जवाब बनाया गया वो ये बनाया गया कि सूडान हमास को असलहा सप्लाई करने के अंदर मुलविस है या हमास को यहाँ से सूडान से जो है असलहा स्मगल किया जाता है। इसके साथ साथ जो बात काबिल गौर है वो ये भी है कि 2023 से जब सूडान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हुई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ सूडानी गवर्नमेंट की, तो ईरान सूडानी गवर्नमेंट को बहुत सारा असलहा और लॉजिकल सपोर्ट भी फराहम करता आ रहा है। और इस वक्त जो इसराइली मिलिट्री रिसर्च सेंटर है अल्मा, उसके मुताबिक तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अब जब से शाम का सुकूत हो चुका है और हिजबुल्लाह की जो सप्लाई लाइन है वो शाम से मुनक़ता हो चुकी है, तो अब ये सूडान का रास्ता होगा जहाँ से मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए हमास और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह तक असलहे की सप्लाई लाइन को बरकरार रखा जा सकता है या एक नई सप्लाई रूट बनाई जा सकती है जिसका जो अहम मरकज़ होगा वो सूडान होगा। तो अब ये बातें जो हैं ये कुछ हकीकत पसंदाना भी लग रही हैं, यानी फिर ईरान अब अपना एक नया बेस सूडान में बनाने जा रहा है जिसकी इस वक्त सैटेलाइट इमेजेस सामने आ चुकी हैं और इस वक्त इसराइली मीडिया यही क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में ईरान से जो सप्लाई लाइन है असलहे की, जो कि इससे पहले शाम के सुकूत के बाद मुनक़ता हो चुकी थी, अब वो इस सूडान के रास्ते से हिजबुल्लाह तक भी असलहा पहुंचेगा और इसी तरह जो हमास तक असलहा पहुंचता था उसकी सप्लाई लाइन भी बहाल हो सकती है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।